Okay, good evening students. Am I audible? सर्वांना माझा आवाज येतोय का व्यवस्थित ऐकायला? क्लिअर? ओके, ग्रेट. ओके, फाईन. चालेल. तर आता मी स्क्रीन शेअर करते. तर लास्ट टाइम आपण काय स्टार्ट केलेलं? नवीन चॅप्टर सुरू केलेला, बरोबर? करंट इलेक्ट्रिसिटी. हो ना? येस. ओके, ग्रेट. त्यानंतर आपण काही हे पाहिलेले, आपण इलेक्ट्रिसिटीचा फ्लो पाहिलेला. ओके, परत एकदा मी वरती नेते. करंट इलेक्ट्रिसिटीमध्ये आपण सर्वात आधी पाहिलेली इलेक्ट्रिसिटी कुठे यूज होते किंवा कुठे हे सगळं आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी का म्हणून शिकायची गरज आहे. त्यानंतर आपण सप्लाय चेन, बँक्स, वेगवेगळे जागा पाहिलेले जिकडे इलेक्ट्रिसिटीचा फारचसा उपयोग होतो किंवा त्यांचा पूर्ण व्यवसाय जो असतो तो इलेक्ट्रिसिटीवरती डिपेंड असतो, बरोबर? जसं हॉस्पिटल्स, बँक, ऑफिसेस, जर का तिकडे इलेक्ट्रिक फेलियर झाला तर सगळे म्हणजे मोस्टली जेवढे मेजरली ऑपरेशन्स आहेत ते ठप होऊ शकतात किंवा ओके इट इज ब्रेकिंग. माय व्हॉइस इज ब्रेकिंग फॉर एव्हरीवन. सर्वांना हे होतंय का व्हॉइस ब्रेकिंग? नो. ओके. येस. ऑल राईट. वन मोमेंट. या कनेक्टिव्हिटी इज नॉट दॅट बॅड. कनेक्टिव्हिटी सुद्धा बरी आहे. नॉट ब्रेकिंग. ओके. स्टुडंट्स ज्यांना व्हॉइस ब्रेक होतोय ना त्यांनी एकदा आपलं कनेक्शन जरा चेक करा. ओके, जस्ट चेक दॅट. त्यानंतर आपण हे सुद्धा पाहिलेलं की वेगवेगळ्या परिसरामध्ये पण इलेक्ट्रिसिटीचा वीज आहे त्याचा प्रयोग होतो किंवा प्रत्येक गोष्टीमध्ये जसं सेल्फ डिफेन्स सेक्टर्स आहेत. ओके, वेगवेगळे जे आपले डिफेन्स आणि जे आपले सिक्युरिटी सिस्टम्स आहेत तिकडे इलेक्ट्रिसिटीचा खूपसा उपयोग होतो. त्यानंतर आपण हे पाहिलेलं एक्झाम्पल्स पाहिलेले काही. एक एक्झाम्पल असा होता की पाणी जे आहे ते डॅम मधून रिलीज झालं ॲट अ हायर लेवल. ओके, तर ते कुठे येणार? ते जमिनीवरती येणार बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटी. ओके, तर हायर लेवलवरून ते पाणी अल्टिमेटली लोअर लेवलला फॉल होणार. त्या एक्सपिरियन्सवरती किंवा त्या एक्झाम्पलवरती आपण पोटेन्शियल अँड पोटेन्शियल डिफरन्सचं कॉन्सेप्ट पाहिलेलं. ओके, त्याच्यामध्ये आपण काय केलेलं, एका बॉटलला दोन्ही सेम जार घेतलेले, त्याला मध्ये एका पाईपने कनेक्ट केलेला आणि त्या पाईपच्या मध्ये क्लॅम्प लावलेला. एका जारला आपण पार्शली भरलेला आणि दुसऱ्या जारला सुद्धा पार्शली भरलेला, पण दोघांमध्ये पाण्याचा डिफरन्स होता आणि मध्ये क्लॅम्पने त्याला लॉक केलेलं. पण जेव्हा आपण हा क्लॅम्प रिमूव्ह केला आपण पाहिलं की या जारचं जे पाणी जे वरच्या लेवलला आहे त्या जारचं पाणी या लोअर लेवलच्या जार बरोबर इक्वल व्हायचा प्रयत्न करतो बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटी. ग्रॅव्हिटी पूलमुळे हे पाणी या लेवलला येतं की ह्याचा आणि ह्याची दोघांची लेवल सेम होते. ओके, तर ह्या बेसिसवरती आपण पोटेन्शियल आणि पोटेन्शियल डिफरन्सचा कॉन्सेप्ट पाहिलेला. त्यानंतर आपण हे सुद्धा पाहिलेलं की इलेक्ट्रिसिटी कुठल्या डायरेक्शन मध्ये फ्लो होते आणि इलेक्ट्रॉन्स कुठल्या डायरेक्शन मध्ये फ्लो होतात, बरोबर? जी इलेक्ट्रिसिटी आहे स्टुडंट्स ती तुमची पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह टर्मिनलला फ्लो होते. येस, आय विल झूम द स्क्रीन. इज दिस ओके? आय थिंक हे मला दिसतंय आता. ठीक आहे. तर आपण पाहिलेले की जे चार्जेस आहेत ते पॉझिटिव्ह चार्ज पासून पॉझिटिव्ह चार्ज पासून ते निगेटिव्ह चार्ज पर्यंत इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते आणि निगेटिव्ह पासून ते पॉझिटिव्ह मध्ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होतात. ओके, तर त्याप्रमाणे आपण हे कॉन्सेप्ट सुद्धा पाहिलेला. झिरो पोटेन्शियल झिरो पोटेन्शियल ऑन द अर्थ म्हणजे क्लाउड्स मध्ये जे आहेत जे विजा कडकतात ते कुठल्या पोटेन्शियल एनर्जीचे विजा असतात हे सर्व पाहिलेलं लास्ट टाइम. तर मला नाही वाटत हे मला परत एक्सप्लेन केलं पाहिजे. आय थिंक पोटेन्शियल डिफरन्सचा कॉन्सेप्ट खूपच क्लिअर आहे. पोटेन्शियल डिफरन्स अँड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक आहे. त्यानंतर आपण पोटेन्शियल डिफरन्स या पोटेन्शियल डिफरन्सला आपण आपल्या सेलच्या पोटेन्शियल डिफरन्स बरोबर कम्पेअर केलेलं आहे. सेल आणि बॅटरीमध्ये डिफरन्स काय आहे कोणी सांगू शकतं का? मी हा प्रश्न लास्ट टाइम एक्सपेक्ट केलेला पण कोणी विचारला नाही, तर आता मीच विचारते. कोणी सांगू शकतो? कोणी कोणी बॅटरी म्हणतं, कोणी कोणी सेल म्हणतं, त्या दोघांमध्ये डिफरेंस काय है? सेल और बैटरी का डिफरेंस क्या है? यू कैन पुट योर आंसर्स इन चैट बॉक्स. क्विकली क्विकली शॉर्ट आंसर्स टाइप कीजिए स्टूडेंट्स.
ओके, ये तो डिफरेंस नहीं है, ये तो आपने अपना नाम बताया वैष्णवी। आई वॉन्ट टू नो डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। ये तो आपने अपना नाम, आपका स्टैंडर्ड और आपका डिवीजन बताया। सेल कैन ट्रांसफर लो पोटेंशियल, ओके, और बैटरी? बैटरी मोर पोटेंशियल, ठीक है। ये तो एक टेक्निकल डिफरेंस हो गया। फिजिकली आप कैसे डिफाइन कर सकते हो सेल कौन सा, बैटरी कौन सा? Yes, very good, very good. Kadambari has started with very good note. Vedant has given a very good additional point. Okay, Vedantni. Yes, very good, Vinit. Very good. बस वेदांत, कादम्बरी, विनीत यही आंसर कर रहे हैं और कोई नहीं। ओके, टू बी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी डायरेक्ट, ये है आपका सेल, ठीक है, ये सेल है। और अगर इसे आप देखोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बना लेती हूँ। बेयर विथ मी विद द डायग्राम्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। थोड़ी और कलर यूज कर लेते हैं और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सो लेट अस यूज दिस 1 2 3 4 5 6 और ये यहाँ पे 1। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो दोनों डायग्राम्स को? यस, बैटरी इज बिग एंड हैव हाई करंट, वेरी गुड। ओके, जैसे कि आप टॉर्चेस देख रहे हो, करेक्ट, द पोटेंशियल सेट्स, ओके, द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ अ सेल। ये पूरा का पूरा गूगल से छाप दिया विशाल। हाँ जी, शॉर्ट आंसर भी चल जाता। नो, ओके, आपका खुद का बना है, लेकिन इतना बड़ा नहीं चाहिए था हमें, सिर्फ डिफरेंस चाहिए था। दो इट इज टेक्निकली करेक्ट, पर हमें इतना बड़ा आंसर नहीं चाहिए। ओके, इट इज करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। सो बेसिकली ये है आपका सेल और ये है आपकी बैटरी। अगर आप सेल को ध्यान से देखोगे फ्रॉम टेक्स्ट बुक, ओके, ये सेल को अगर आप ध्यान से देखोगे और इस बैटरी को अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो आप इसमें रिलेट कर पाओगे। एक बात जरूर रिलेट कर पाओगे, वो ये है कि अगर आप टॉर्चेस को लो या फिर आप अपने इसको ले लो, टॉर्चेस, फिर छोटे छोटे जो होते हैं ना की चेन्स के अंदर, वो छोटे छोटे से है ना, प्ले प्ले होते हैं, सॉन्ग्स वगैरह बच्चों के लिए होते हैं, ये छोटे छोटे टॉयज होते हैं, उसमें सेल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसमें क्या करते हैं, सेल का इस्तेमाल करते हैं। और जो बड़ी बड़ी चीजें होती है जिसमें हाई पावर की जरूरत होती है, जैसे कि इंजन्स बोलिए, फिर आपके जनरेटर्स बोलिए, फिर आपके मोबाइल फोन को लीजिए, उसमें बैटरी का इस्तेमाल होता है। ओके, उसमें क्या होता है, बैटरी का इस्तेमाल होता है। सेल्स जो होते हैं वो लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी या लो पोटेंशियल करंट्स के लिए यूज, यस एब्सोल्युटली, लैपटॉप जो अभी हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमें बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। और सेल जो कि सिंगल होता है, जिसका सिंगल पॉजिटिव एंड होता है और नेगेटिव एंड होता है, ये इस्तेमाल होता है तो छोटे छोटे अप्लायंसेस में, छोटी छोटी चीजों में, जैसे कि टॉयज, हमारी जो टॉर्चेस होती है वो, की चेन्स होते हैं, छोटे छोटे और भी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वहां पे यूज होते हैं। बैटरी जिसका करंट, जैसे कि हमने फोन को चार्ज कर लिया, अब फोन में हम सेल तो नहीं डाल सकते हैं, है ना, गोल 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 पेंसिल सेल ऐसे तो नहीं डाल सकते ना, उसमें बैटरी की जरूरत पड़ती है। अगर आपने मोबाइल फोन की बैटरी का डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा वेबसाइट पे या बॉक्स पे, तो उस पर लिखा रहेगा 500 वोल्ट्स, दिस मेनी वोल्ट्स, है ना। अगर आप लोगों ने 125 वोल्ट्स एग्जैक्टली, तो वहां पे ये बैटरी का फॉर्मूला आता है। तो आपका जो सेल है वो छोटे चीजों में चलता है, जिसमें बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, और सेल्स रिचार्जेबल भी होते हैं, ठीक है, यूज एंड थ्रो ही नहीं होते, रिचार्जेबल भी होते हैं। पर बैटरीज जो होती है उनकी भी शेल्फ लाइफ होती है। बैटरी हम रिचार्ज करते हैं, पूरे डिवाइस को रिचार्ज करते हैं, करेक्ट। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पोटेंशियल करंट्स होते हैं, सेल में सिर्फ एक ही रहेगा, यहाँ पे बहुत सारे होंगे।
ठीक है, एक ड्रेन हो गया तो दूसरा सपोर्ट करेगा, दूसरा हो गया तीसरा, इस तरह से बैटरी की भी लाइफ होती है। ओके, इतना क्लियर है बैटरी और सेल का डिफरेंस? ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। उसका हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला देखा था, वर्क अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V रखा था और वर्क को हमने W रखा था और चार्ज को हमने Q रखा था। ओके, इस तरह से हमको ये इक्वेशन मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस की सम सॉल्व करने का। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इसे 1 वोल्ट बोल सकते हैं और वर्क को हम 1 जूल बोल सकते हैं और क्यू को हम 1 कूलम बोल सकते हैं। ओके, ये जूल्स है। तो इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने के पहले या करंट या फिर चार्ज पास करने के पहले, कुछ भी बोलो, पहले इलेक्ट्रॉन्स भटके हुए रहते थे इधर उधर। ओके, यहाँ वहां घूमते रहते थे, अपनी दुनिया में रहते थे। तो उनको डायरेक्शन देने के लिए स्टूडेंट्स हमने मेटल वायर को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया या फिर इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट किया। बैटरी बोल लो, इलेक्ट्रिक सेल बोल लो, लेकिन उसको हमने डायरेक्शन देने के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट किया जो कि चार्ज प्रोवाइड करता है। जैसे एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर ली। इलेक्ट्रॉन्स ने क्या डिसाइड की, अगर ये करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स उल्टा फ्लो होंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, करेक्ट? तो इस तरह से हमने ये लास्ट टाइम देखा था कि रैंडम मोशन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वायर में, एक बार उसके साथ एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट कर दीजिए तो वो एक मोशन में सेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये भी देखा था, वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आर एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग यूनिट्स। काफी स्मॉलर वैल्यूज भी होते हैं जैसे कि मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, हमने उसके ये भी देखे थे, यूनिट्स भी देखे थे। अगर मिली वोल्ट हम काउंट करने जाए तो 10⁻³ होता है, माइक्रो वोल्ट होता है तो 10⁻⁻6। वैसे ही किलो वोल्ट होता है 10⁻3 और मेगा वोल्ट होता है 10⁻6। इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट। ठीक है, समझा सभी को? यहाँ तक क्लियर है? तो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट भी देख लिया, हमने करंट फ्लोइंग थ्रू वायर भी देख लिया। ठीक है, चलो, शैल वी गो अहेड? चले? ओके, ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट देखा, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन देखा और इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्रेशन भी देखा। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है? इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ना प्लास्टिक से फ्लो होगा ना वुड से फ्लो होगा, वो हमेशा कंडक्टर से ही फ्लो होगा। ठीक है, अगर आप वुडन वायर लोगे या वुडन आप ये लोगे, बोलते ना लकड़ी लोगे, उसको अगर आप बैटरी से ज्वाइन करोगे तो क्या करंट फ्लो होगा? दोनों बैटरी में से बल्ब जलेगा दूसरे साइड का? आयुष ने यस बोला, कैसे चलेगा? यस आयुष? नो, तो यस क्यों बोला आयुष? आयुष गोया जी, आयुष मेहता नहीं। ओके ओके, ठीक है, तो वो सिर्फ कंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा। ओके, तो ये फ्लो होगा आपके मेटल्स से जो कि कंडक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सो क्वांटिटेटिवली अगर हम इसे डिफाइन करने जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। मतलब एक एक वोल्टेज का चार्ज 1 सेकेंड में कितना फ्लो होगा, इस तरह से। तो करंट क्या होगा? आई होगा, और हमारा चार्ज तो हमको पता है क्यू ही है, और टाइम को हम हमेशा टी में ही मेजर करते हैं। करेक्ट? ओके, तो हमने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से हमने एम्पियर का पता लगाया। ठीक है, तो हमारा आई जो करंट है वो हमेशा एम्पियर में मेजर होगा। करेक्ट? हमारा आई करंट है वो एम्पियर में मेजर होगा। हमारा क्यू है वो चार्ज है वो मेजर होगा कूलम में, और हमारा टी है वो सेकेंड्स में मेजर होगा। डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन करंट एंड चार्ज। ओके, चार्ज में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव होता है।
करंट जो फ्लो होता है कंडक्टर के थ्रू उसे हम करंट बोलते हैं. ओके, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस टू टर्म्स. यहां तक के सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? हमने दोबारा से रिवाइज किया है, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. चलो अभी हम चलते हैं. ये हमारे साइंटिस्ट है जिन्होंने एम्पियर का टर्म जो तो है इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, तो उन्होंने मिली एम्पियर्स, ये सारे, ये मैथमेटिशियन भी है, इन्होंने, इनका खुद का नाम एम्पियर है, तो इनके ऑनर्स में हमने इस टर्म को, करंट को, एम्पियर रख दिया. ओके, करंट मीन्स, ओके, कौन बताएगा करंट चैट बॉक्स के थ्रू? अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया करंट क्या होता है. बेटा करंट का साइन नहीं होता है. ओके, करंट इज ऑल टुगेदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को मिला के करंट बनता है. अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस चार्जेस हम करंट बोलते हैं. ओके, तो करंट का मतलब ये है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. चार्ज को हम डिफाइन करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव में, क्योंकि उसके डायरेक्शन के ऊपर. यस, फ्लो, इलेक्ट्रिक फ्लो फ्लोइंग थ्रू अ वायर, वी कॉल इट एज अ करंट. और वो इलेक्ट्रिक फ्लो आपका नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स भी है. ऑल टुगेदर ये सारी चीजें मिलके बनता है करंट. ओके, यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स. विशाल क्लियर है? ओके, ये देखिए यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर. एक तो कंडक्टर रहेगा करंट, इसमें करंट में, और एक तो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा. ठीक है, तो इट इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रॉन्स एंड अ कंडक्टर. सो आपकी वायर, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आपके पूरे इसमें घूमेगा उसे हम मिला के बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट. और अगर हम चार्ज की बात करें जो कि Q है, ठीक है, चार्ज, तो चार्ज रहेगा सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. जैसे कि बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं ना, सपोज ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, इसे हम चार्ज बोलेंगे. ओके, चलो ठीक है. सो इसके बाद हम जाएंगे एग्जाम्पल्स पे. दीज आर द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बताया गया है? अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर्स flows through a conductor for 5 minutes. How much charge would have passed through the conductor? टाइम है हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास करंट है, और यहाँ पे क्या पूछा है? कितना चार्ज पास हुआ है कंडक्टर के थ्रू, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जरा सा ऊपर आ जाते हैं. क्या हमें यहाँ पे दिख रहा है? एम्पियर, चार्ज और टाइम. हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T. क्लियर है ये सभी को? क्यों हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे? क्योंकि हमारे पास एम्पियर है, हमारे पास चार्ज फाइंड आउट करना है, लेकिन हमारे पास टाइम है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना. तो आते हैं हम अपने सम पे. सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. गिवन में क्या लिखेंगे? I इज इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर्स एंड T, स्मॉल t इज इक्वल्स टू 5 मिनट्स. ओके, तो अभी हमारे पास, अगर हम वापस फॉर्मूला पे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या था? चार्ज शुड बी इन कूलम, जो हम फाइंड आउट करेंगे, ये से क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं. हमारा करंट एम्पियर में होना चाहिए, ओके, पर हमारा टाइम जो है सेकेंड्स में होना चाहिए. करेक्ट? अगर हमारा चार्ज कूलम में है और हमारा करंट एम्पियर में है, तो हमारा ये जो टाइम है वो सेकेंड्स में होना चाहिए. तो हम नीचे आते हैं दोबारा से स्टूडेंट्स. हमारे यहाँ पे टाइम कैसा है? मिनट्स में है, तो हम क्या करेंगे? मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट क्या है? सारे के सारे यूनिट्स एक जैसे होनी चाहिए. यहाँ पे समझा हमने कन्वर्जन क्यों किया? स्टूडेंट्स 1 मिनट. ये समझा सभी को हमने टाइम को कन्वर्ट क्यों किया सेकेंड्स में? यहां तक सभी को क्लियर है? ओके, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट फॉर्मूला की ऐसी है, I इज इक्वल्स टू, ओके, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन स्मॉल t. जहां पे हमारा I एम्पियर्स होना चाहिए,
Q जो है हमारा कूलम्स होना चाहिए और स्मॉल t जो है हमारा ओके वो सेकेंड्स में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हमने हमारे टाइम को कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले हमने अभी सारे यूनिट्स हमने एक जैसे बना दिए, अब हो गए सारे यूनिट्स एक जैसे। अभी हम क्या करेंगे, हमने 300 सेकेंड्स मिल गए, हमें 0.4 एम्पियर्स मिल गया। अभी हम फॉर्मूला के अंदर इसे डालेंगे, इस फॉर्मूला के अंदर डालेंगे, ठीक है। हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं। अभी हम चार्ज C इज इक्वल्स टू, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना। हमारे पास एम्पियर की वैल्यू है, हमारे पास सेकेंड की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, C को आइसोलेट करेंगे और A इंटू एस करेंगे। ओके, अगर आप A इंटू एस नहीं करना चाहते हो तो इसके बदले आप लिख सकते हो Q इज इक्वल्स टू I इंटू स्मॉल t, ठीक है। डायरेक्टली आप मेन फॉर्मूला भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने कन्वर्ट कर दिया है ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली मेन फॉर्मूला लिख देते हैं। हाउ वी गेट 60 सेकेंड्स, ओके। 1 मिनट में बच्चा कितने सेकेंड्स होते हैं? अच्छा ठीक है, तो हम इधर स्टेप वाइज जाएंगे। चलो, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स, करेक्ट, ठीक है। हमको क्या कन्वर्ट करना है? 5 मिनट्स कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट में अगर 60 सेकेंड्स है तो 5 मिनट्स में कितने सेकेंड्स है? तो हम क्या करेंगे, गॉट इट, यस। तो हमने 5 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया, एब्सोल्युटली, तब जाके हमको 300 सेकेंड्स मिल गए। ओके, तो हमने यहाँ पे अपना फॉर्मूला ले लिया, जो कि ओरिजिनल फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हुआ, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। इसको हमने क्या किया, क्यू को आइसोलेट किया, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने इसे आइसोलेट किया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसके साथ हमको ये मल्टीप्लाई करने के बाद 120 कूलम्स आंसर मिल गया। सो अभी हमारे पास ये यूनिट्स ऑलरेडी है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो आंसर मिला है हमें कूलम्स में मिला है, तो हम डायरेक्टली आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। देयरफॉर चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज इक्वल टू 120 कूलम्स। इतना क्लियर है सभी को? इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके, ठीक है, चलेगा। ओके, अब हम आते हैं रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ पे। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ पे। एक तो रेजिस्टेंस होता है और एक ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ का जो प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होता है पूरी तरह से, ठीक है। वो देखेंगे हम। द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर and the potential difference across its ends can be obtained from the law that is given by a German scientist called as George Simon Ohm. Okay? Ohm's law किसे कैसे बनाया गया है? दो चीजों से। एक तो आपका करंट I है which is flowing through the wire, और दूसरा है आपका potential difference across its ends. Okay? इसका मतलब ये है, सपोज ये आपकी वायर है, इसका एंड है ये, इसे हम A नाम दे देते हैं, और इसका दूसरा एंड है B, इसे हम B नाम दे देते हैं। इसके बीच में स्टूडेंट्स जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, ये करंट फ्लो हो रहा है, ये पूरी की पूरी वायर के बीच में करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। ओके, तो हमें हमारा करंट भी मिल गया, जितना करंट फ्लो हो रहा है पूरी वायर में। ओके, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। पोटेंशियल डिफरेंस का हमने डेफिनेशन पहले ही देख लिया था। ए और बीच के बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसे हम वोल्ट का नाम देंगे, V, दिस इज इंपॉर्टेंट इन योर ओम्स लॉ। इन दोनों का इस्तेमाल करके जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने हमें ओम्स लॉ दिया है। देखते हैं हम ओम्स लॉ क्या बोलता है। If the physical state of a conductor remains constant, the current I flowing through it is directly proportional to the potential difference between its two ends. उन्होंने क्या बताया, अगर कंडक्टर, ओके, कंडक्टर मतलब आपकी वायर, अगर उस वायर की फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है, अगर वो वायर आपकी सॉलिड ही है और मेल्ट नहीं हो रही है, ठीक है, हीट पास होने पे मेल्ट नहीं हो रही है, वायर जो है आपकी सॉलिड की सॉलिड ही रह रही है, तो उसमें क्या होगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके,
So current I will be directly proportional to the potential difference V between these two ends. सभी को समझ आया ये वाला स्टेटमेंट? आपकी वायर स्टेबल है, आपकी वायर आपका साथ दे रही है करंट फ्लो करने के लिए, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ओके, और उसका करंट रहेगा, इन दोनों में एक जैसा प्रपोर्शन होगा. अगर आपका करंट बढ़ेगा तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा. करेक्ट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर एक बढ़ता है तो उसके साथ साथ दूसरा भी बढ़ता है. ठीक है? और अगर एक घटता है तो उसके साथ साथ दूसरा भी घटता है. इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सभी को समझा ये स्टेटमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? अंडरस्टूड एवरीबडी? कोई डिफरेंस, कोई है यहाँ पे दिक्कत? ठीक है, ये अभी हो गया. अभी हम आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे. अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अभी हम ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन को रिप्लेस करेंगे इक्वल टू के साथ. जब भी हम कोई भी साइन को रिप्लेस करते हैं, जैसे कि प्रोपोर्शनलिटी की साइन को इक्वल टू के साथ रिप्लेस करते हैं स्टूडेंट्स, तभी हम कांस्टेंट ऐड करते हैं. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, राइट? है ना, हमने गए साल भी पढ़ा था. जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को रिप्लेस करते हैं इक्वल टू के साथ, तो उसके साथ हम कांस्टेंट को ऐड करते हैं. तो हमने I को I की जगह पे रखा, V को V की जगह पे रखा, पर हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू कर दिया. तो हमारे पास एक K करके कांस्टेंट आया. K कहाँ से आया? Q आया. K ही क्यों आया? ABCDEFG क्यों नहीं आया? दैट इज नॉट एनी कंसर्न. ठीक है, सिर्फ ध्यान रखो आपका अभी इस ओम्स लॉ में आपका K कांस्टेंट आया, और हम इस K को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं. ठीक है, यहां तक सभी को समझा? K के ऊपर क्यूरियोसिटी मत बढ़ाओ, जस्ट अंडरस्टैंड K इज योर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा नीचे. हमने क्या किया अभी? I इंटू 1/K. अभी ये 1/K कहां से आया भाई? क्या हुआ है, ये K ने अपनी जगह I की तरफ बदल दी है. जब कोई चीज इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई होती है तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड होगी. करेक्ट? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I/K भी लिख सकते हैं. ठीक है, I/K इज इक्वल्स टू V, ऐसा भी लिख सकते हैं. ओके, पर हमने यहाँ पे 1/K एक रीजन की वजह से लिखा है. सभी को समझा? K कैसे आया इस तरफ? हमने कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को एक तरफ भेज दिया. ठीक है, ओके. अब जब हमको I/K मिल गया या 1/K मिल गया इंटू I मिल गया विच इज इक्वल्स टू V. 1/K का मतलब क्या है? R. R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. ओके, हमारे पास 1/K का मतलब क्या होता है साइंस में, यहाँ पे स्पेशली ये चैप्टर में R. और R क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. अब ये R कहाँ से आया, K क्यों आया, ये आपने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. यस और नो? रेजिस्टेंस मीन्स, ओके, हम आते हैं रेजिस्टेंस पे. ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब हम बताएंगे आपको. आई थिंक यहां तक सभी को फॉलो हो गया. I इज योर करंट. ठीक है, ये आपका वोल्टेज है. और 1/K आपका कांस्टेंट है जिसे हम रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बोल सकते हैं. अब आ गया, हमने यहाँ पे इसको 1/K को R के साथ रिप्लेस कर दिया, क्योंकि 1/K का मतलब रेजिस्टेंस है. I इंटू R इज इक्वल्स टू V. हेंस V इज इक्वल्स टू IR. ओके, दैट इज योर करंट इंटू रेजिस्टेंस. ओके, आपका चार्ज V इज इक्वल टू I इंटू R. और हम R को भी ऐसे लिख सकते हैं V/I. R को अकेला छोड़ के I को V के पास भेज दो तो हो गया V/I. ये 3 इक्वेशन आपको ध्यान में रखने हैं. I इंटू R इज इक्वल्स टू V, ओके, और R इज इक्वल्स टू V/I. ये 2 इक्वेशन आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखने हैं. दिस इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ. ओके, हम ओम्स लॉ इसे बोलते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I. सो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम अबव फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर मेजर्ड इन वोल्ट्स एंड एम्पियर्स रिस्पेक्टिवली. आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वोल्ट्स में मेजर होगा और आपका I है वो एम्पियर्स में मेजर होगा.
द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड एज ओम. वोल्ट और एम्पियर को मिला के बनता है ओम. ओके, सो R is equals to 1 volt upon 1 ampere which is equals to 1 ohm. ये समझा सभी को ओम्स लॉ? यहां तक सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है स्टूडेंट्स, आपको 10th में भी है ये, तो आपके जो बेसिक्स है अभी क्लियर कर लो. ओके, once again I'll repeat steps. यहाँ पे ये बताया गया है कि फिजिकल स्टेट अगर कंडक्टर का कांस्टेंट रहा, सॉलिड का सॉलिड रहा, चार्ज फ्लो या करंट फ्लो या हीट फ्लो होने पे, तो हम क्या बोलेंगे? I, that is current flowing through a conductor, is directly proportional to the potential difference. ठीक है, अब हमने प्रोपोर्शनलिटी की साइन को रिप्लेस किया कांस्टेंट के साथ. जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाते हैं तो हम उसे रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट के साथ. तो हमारे केस में यहाँ पे k becomes your constant, और हमने क्या किया? हमने v को अकेला छोड़ दिया और हमने k को I के पास भेज दिया. क्यों भेजा? ताकि हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर सके. जब हमने k को इस तरफ भेज दिया तो बन गया 1/k. अभी 1/k का मतलब हमको ऑलरेडी पता है, रेजिस्टेंस. ओके, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. रेजिस्टेंस का मतलब मैं आपको बताऊंगी. सो 1 into R is equals to V. Okay students, 1 minute. One minute students. Okay, can you hear me now? Yeah, okay, okay, ठीक है. All right. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया कि 1/k becomes your resistance, resistance of a conductor. अभी हम आगे जब बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम 1/k को R बना देते हैं. V का मतलब क्या हो गया? I into R हो गया. ओके, या फिर हम R को, रेजिस्टेंस को भी अगर अकेला छोड़ दे तो ये बनेगा V/I. ये जो फॉर्मूला है V/R, सॉरी, V is equals to I into R, या फिर ये जो फॉर्मूला है R is equals to V/I is your Ohm's law. ठीक है, ये आपका Ohm's law है. अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. आई होप यहां तक के सभी को क्लियर हो गया है ना? यहां तक सभी को क्लियर है? ओके, ठीक है. तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. हमने यहाँ पे इसके एसआई यूनिट भी देख लिए फॉर्मूला के. अभी हम आते हैं रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम. रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? If 1 ampere of current flows through a conductor when 1 volt of potential difference is applied between its end, then resistance of one conductor is called as ohm. ठीक है, ये तो टेक्निकल टर्म हो गई, ये तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया. ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब है अगर 1 एम्पियर का जो करंट है कंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा, जब हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है ए और बी के बीच में, फिर हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज पास थ्रू अ कंडक्टर. ये तो हो गया आपका टेक्निकल डेफिनेशन. हम रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो हम रेजिस्टेंस का मतलब ये समझते हैं इन योर फिजिक्स, इट्स अ कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द करंट. ओके, टू बी ऑन अ नॉर्मल टर्म्स या टू बी वेरी सिंपल, इट इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द करंट. कौन से लेवल पे या कितने टेम्परेचर पे या कौन सी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे आपका कंडक्टर एक ही स्टेट में रहता है, वो हम उसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी बोलते हैं.
ठीक है, अगर आपकी कॉपर वायर है तो कॉपर वायर कितना करंट बेयर कर सकती है उसे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, ये तो लोकल टर्म में हो गया, हम टेक्निकल टर्म में देखते हैं। आई होप आई एम एबल टू क्लियर योर डाउट कादम्बरी। समझा रेजिस्टेंस क्या होता है? उस पर्टिकुलर कंडक्टर की कैपेसिटी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पीरियोडिक टेबल में देखा था ना, हर मेटल की कैपेसिटी अलग अलग होती है, नॉन मेटल की कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर एलिमेंट की कैपेसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करें, हर मेटल की कैपेसिटी अलग होती है। ठीक है, ओके, सो कमिंग बैक हियर, ठीक है, तो coming back here students, as shown in the diagram there are large number of free electrons in the conductor। हमने ऑलरेडी वो देख लिया था, भटके हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में। ठीक है, दे आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन, वो अपनी दुनिया में होते हैं। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स, अगर वायर के दोनों एंड के बीच में हमने अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ओके, तो क्या होंगे, इस इलेक्ट्रॉन्स को एक मोशन मिल जाएगी। ओके, वो अपना पाथ ढूंढ लेंगे और इसी पाथ के साथ वो एंड एट लोअर पोटेंशियल टू द एंड ऑफ हायर पोटेंशियल में मूव होना स्टार्ट होंगे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में मूव होना स्टार्ट होंगे। दिस डायरेक्शन and motion of electrons causes the flow of current। okay, एंड ऑफ लोअर पोटेंशियल एंड एंड ऑफ हायर पोटेंशियल का मतलब है नेगेटिव से पॉजिटिव पे फ्लो होना स्टार्ट होंगे। ओके, क्योंकि हमारे करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, करेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे। सो इस डायरेक्शनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेगा, वो करंट को फ्लो होने पे एनेबल करेगा। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक एटम्स and ions which lie along their path, such collision cause hindrance। अभी अगर आप वायर को देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, उसमें छोटे छोटे एटम्स भी होते हैं एलिमेंट के। अगर वो कॉपर वायर है तो कॉपर के एटम्स होते हैं। ठीक है, फिर उसमें आयंस होते हैं, कैटायन, एनायन, ये सारी चीजें होती है। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब भी मूव होते हैं तो ये आयंस और एटम्स इनके पाथ में तो आते ही है, क्योंकि ये तो बाबा एलिमेंट का पार्ट है, इनको तो आना ही है। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे को कोलाइड होते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सच कोलिजन कॉज हिंडरेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये जो टकराना क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में एक रुकावट पैदा करता है। ओके, एंड ओपोज द करंट। दिस हिंडरेंस इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, और इसी हिंडरेंस को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन टेक्निकल टर्म। ओके, कितने ये करंट्स या कितने ये इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इस रुकावट से अपने आप को बचा पाते हैं, और या फिर ये जो कंडक्टर है, कॉपर वायर समझ लो, अपने आप को कितना रेजिस्ट कर पाता है इन रुकावटों पे, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। समझा, टेक्निकल टर्म समझा रेजिस्टेंस का? इट इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कॉपर वायर या कंडक्टर to hold on the charge or to hold on the electrons flowing in it, okay, to the certain level। ठीक है, so I think ये part clear है। Do I need to repeat this or it's understood? आगे बढ़ते, हाँ जी, okay, understood। Now this is the one person, ये जो साइंटिस्ट है यही वो है जिन्होंने ओम्स लॉ दिया था, जर्मन फिजिसिस्ट। ओके, he is of course scientist but we will be specific physicist। इनका contribution physics की फील्ड में बहुत सारा रहा है। इनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। established a law for measuring the resistance of a conductor। in his honor the unit of resistance is called as a ohm। ओके, जिन्होंने इस पर स्टडी की उन्हीं के ऑनर्स में उनका रेजिस्टेंस का नाम दिया गया है। अब रेजिस्टेंस तो समझ में आया, अब रेजिस्टिविटी क्या है? At a given temperature, the resistance R of a conductor depends on its length। ठीक है, at a given temperature, the resistance R of a conductor depend on its length, area, cross section and material it is made up of। जैसे कि अगर कॉपर का है, कॉपर का मटेरियल, ठीक है, वायर कितनी लंबी है, ओके, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 10 किलोमीटर है,
उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी जाड़ी है, पतली है, ओके, उसका एरिया कितना है, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ओके, क्योंकि भाई मैटर करता है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया मैटर करता है, कितना जाड़ा वायर कितना पतला वायर वो मैटर करता है, कितनी दूरी पे करंट को पहुंचाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो मैटर करता है, कौन से मटेरियल का बना है, कॉपर का बना है, आयरन का बना है, ओके, कि किसी और मटेरियल का बना है वो भी मैटर करता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम रेजिस्टिविटी को पढ़ेंगे। इतना समझा व्हाट इज रेजिस्टिविटी? अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। सो इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज आर, अगर आपके कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर है, देन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, मतलब आपका रेजिस्टेंस आपके कंडक्टर की कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल। तो ये आपकी एल कुछ भी नहीं है, ये आपकी लेंथ है वायर की, ठीक है। ओके, यू हैव अंडरस्टूड, ऑल राइट। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एल को हम चेंज करेंगे। एल को किस में चेंज कर सकते हैं? 1 अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। लेंथ किस पे बेस्ड होता है? इतनी मोटाई है वायर की या कितनी पतलाई है उस वायर की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम एल को 1 अपॉन ए भी लिख सकते हैं। उसके बाद आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ठीक है। एल अपॉन ए भी हम बोल सकते हैं, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पर एरिया घटेगा, मोटापा वायर का घटेगा, पतला वायर होना चाहिए उसके लिए, ओके। अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो लेंथ भी घटेगी, पर इसका एरिया बढ़ेगा। ये इस इक्वेशन का मतलब है। आई होप ये सभी को समझा यहां तक। ओके, एम आई गोइंग टू फास्ट? ठीक है, ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस का मतलब निकाला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। ये सपोज हमारा इक्वेशन 1 है। रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, ये हमारा इक्वेशन 2 है। हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने रेजिस्टेंस का मतलब निकाला एल अपॉन ए, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने, आप सभी को पता है, जैसे कि हम ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटा के इक्वल टू बना दिया, साथ में कांस्टेंट फ्री आया। सो ये फ्री कांस्टेंट है, इसी फ्री कांस्टेंट को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ओके। और इसको हम क्या बोलेंगे? सी, PSI, सी, ठीक है। ओम का सिंबल ये है, ये जो रेजिस्टिविटी का सिंबल है वो उसे बोलेंगे PSI, सी, ये ग्रीक टर्म है PSI, ठीक है। ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ये इसका स्पेलिंग है, इसका प्रोनाउंसिएशन सी है, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। तो हमने रेजिस्टेंस के साथ में जो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको रिप्रेजेंट किया मैथमेटिकल फॉर्म में, इसका प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमने दिया इसे कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को सी बोलते हैं, एंड इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। चलो, दो द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इन SI यूनिट इज ओम मीटर, ठीक है, क्योंकि ये अभी भी रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, और ये अभी भी ओम के फॉर्मूला में आता है, तो इसे हम बोलेंगे ओम मीटर। Resistivity is a specific property of material and different materials have different resistivity. जैसे कि आप यहाँ पे बॉक्स में देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁻8 है, ओम मीटर्स। नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी 1.1 इंटू 10⁻6 है, ओम मीटर्स। डायमंड की रेजिस्टिविटी 1.62 इंटू 10⁻13 टू 1.62 इंटू 10⁻18 ओम मीटर्स, ओके। लेकिन डायमंड बहुत एक्सपेंसिव है, हम सब अफोर्ड नहीं कर सकते, सो वी यूज ऑल्टरनेटिव। सो आई होप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और ओम्स लॉ सभी को क्लियर है। वेरी इजी, बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बहुत ही बेसिक तरीके से। ये आपको 12th तक याद रहना चाहिए, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया वो
और मैं भी। ओके, ऑल राइट, चलो जोक्स अपार्ट, ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पे। ओम, ओके, ओम इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओ एच एम, ओम। ओके, वो जादू वाला ओम नहीं है, ये ओम है, ओ एच एम। ये देखिए, ये वाला वर्ड है। ओके, जो अभी तक, यस, ओ एच एम, जो अभी तक हमने ये किया था ना, ये सारा ओम का ही दिया हुआ है, ये वाला। ये पूरे इक्वेशन का मतलब ओम है। ओम का मतलब ये है आपका 1 वोल्ट और अपॉन 1 एम्पियर, आपका ये जो चार्ज अपॉन करंट। ओके, चार्ज और करंट का मिक्सचर बनता है आपका ओम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, और आपका करंट। ठीक है, आते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट पे। आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट देखा था, एक सिंपल सर्किट देखा था चैप्टर के बिगिनिंग पे, जो मैंने आपको ऑन और ऑफ करके बताया था, है ना। करेक्ट। सो वो तो था हमारा सिंपल सर्किट, एक ही बैटरी थी उसमें, एक ही बल्ब था, एक ही वायर थी, ठीक है, और एक ही स्विच था, मतलब दो स्विच थे ऑन और ऑफ के। यहाँ पे आपको एक थोड़ा डिफरेंट सर्किट देखने मिलेगा। जो जो हमने पढ़ा है वो हम सारा का सारा सर्किट के अंदर अप्लाई करेंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने अभी तक वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा है, वोल्टेज के बारे में पढ़ा है, हमने करंट के बारे में पढ़ा है। वोल्टेज इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, ये है हमारा करंट। हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, हमने कंडक्टिंग वायर के बारे में पढ़ा है, हमने सेल और बैटरी के बारे में पढ़ा है। ये सारी चीजें हम अभी इलेक्ट्रिक सर्किट में अलग अलग जगहों पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, a continuous path of electric current through a conducting wires connected to two ends of a cell and other resistance is called as an electric circuit। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है, एक कंटिन्यू पाथ रहेगा, कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग वायर्स। कंडक्टिंग वायर्स ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ अ सेल, ये जो सेल है उसके दोनों एंड पे, पॉजिटिव एंड से एक वायर निकल के नेगेटिव एंड पे कनेक्ट हो रही है, ठीक है, टू एंड्स ऑफ अ सेल एंड अदर रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं, इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अ सर्किट इज डिपिक्टेड बाय अ फिगर। दिस फिगर शोज हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स आर टू बी कनेक्टेड इन अ सर्किट। एक सर्किट में कैसे अलग अलग कंपोनेंट्स रखे जाते हैं, वो यहाँ पे इस डायग्राम में डिपिक्ट किया है। By using special symbols for each of the components, such a figure is called as an electric circuit diagram। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ड्रॉ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, तो ये ड्रॉ करना है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना है। ओके, वहां पे आपको वर्ड्स को यूज करके सबका स्पेलिंग नहीं लिखना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, तो हम जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं हर चीज का, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इस केस में इन सर्किट फिगर 3.5 एन एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। हमको पता है करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। तो एम्पियर और एमीटर सेम रहेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर वाला मीटर यूज करेंगे, जिसे एमीटर बोलते हैं। उसके बाद वोल्ट। ओके, वोल्ट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं, वोल्टेज में, तो इसके लिए वोल्ट मीटर की जरूरत रहेगी। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करेगा। ठीक है, नाउ एज अ वोल्ट मीटर हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, हमारे यहाँ पे वोल्ट मीटर को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। वोल्ट मीटर हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस हियर स्टूडेंट्स। ओनली वेरी स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू इट। ओके, वो करंट को रोक पाता है, उसकी रोकने की क्षमता बहुत ज्यादा है, तो वोल्ट मीटर से बहुत ही कम करंट फ्लो होगा। ठीक है, ज्यादा करंट आपका फ्लो होगा वो एमीटर से होगा। ठीक है, दोबारा से रिपीट करती हूँ, ये आपकी कंडक्टिंग वायर है, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिकल सेल है, यहाँ पे आपने बाहर की ओर जहां से वायर मूव होती है, यहाँ पे आपने अपनी एमीटर को प्लेस किया है, आगे रेजिस्टेंस को जोड़ा है, और रेजिस्टेंस की कैपेसिटी को देखने के लिए हमने उसी के टॉप पे वोल्ट मीटर को जोड़ा है।
ओके, हम रेजिस्टेंस के ऊपर एमीटर नहीं जोड़ेंगे। एमीटर का काम क्या है? करंट को डिटेक्ट करना, और वोल्ट मीटर का काम क्या है? रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करना या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। ठीक है, तो आपका वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के ऊपर आएगा और एमीटर यहाँ पे आएगा बाहर। क्लियर है इतना सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, अभी हम एक डायग्राम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे व्हाट्स द टाइम? ओके, वी स्टिल हैव 8 मिनट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक डायग्राम है। यहाँ पे देखो, ये कुछ केसेस है यहाँ पे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बल्ब ग्लो हो रहा है और क्यों हो रहा है, और कौन सा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा और क्यों नहीं हो रहा। लेट अस कम विद दिस फर्स्ट डायग्राम। यहाँ पे आपकी की है, आपकी बैटरी है, लेकिन यहाँ पे बल्ब है और बीच में थोड़ा सा टूटा हुआ कनेक्शन है, फिर भी ये बल्ब ग्लो हो रहा है। तो ये राइट है या रॉन्ग है? गिव मी राइट रॉन्ग। आर डब्ल्यू में आंसर करो। राइट, रॉन्ग, मतलब ये ग्लो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राइट इज फॉर ग्लो नहीं होना चाहिए, रॉन्ग है। करेक्ट, वेरी गुड, बिकॉज आपका यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। करेक्ट, इट हैज टू बी इन अ कंटिन्यूअस कनेक्शन। भले आपका यहाँ पे कंडक्टर है, आपका आयन वाला की है, बट देन इट हैज टू बी कनेक्टेड, सो दिस इज अ रॉन्ग डायग्राम। लेट अस कम टू दिस डायग्राम। यू हैव अ बैटरी, यू हैव अ बल्ब, दोनों तरफ से वायर जुड़ी हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा निकला है, फिर भी बल्ब ग्रो हो रहा है। रॉन्ग, वेरी गुड, इट इज रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट यू हैव पूरा का पूरा सर्किट जॉइंट है, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, ये भी रॉन्ग है। वेरी गुड। अब यहाँ पे पीस ऑफ रबर है, पूरा का पूरा सर्किट जॉइंट है। ओके, रॉन्ग। करेक्ट, रॉन्ग, बिकॉज रबर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहाँ पे आपका बल्ब ग्लो होना चाहिए, पूरा का पूरा सर्किट प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जहां पे आपको बताया गया है कि अगर आपका कंडक्टर है तो भी आपका सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका बल्ब ग्लो हो रहा है तो प्रॉपर्ली आपका सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका सर्किट कंप्लीट है, बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है आपके कनेक्शन में, और यहाँ पे आप अपने इंसुलेटर के साथ बल्ब को ग्लो नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। Why are the bulbs in figure B, C and D below are not lightening up? आप इसका रीजन देंगे। ए केस में पूरा का पूरा कनेक्टेड है अच्छे से, ये बराबर लाइट हो रहा है। ठीक है, बी क्यों नहीं लाइट हो रहा है? गिव मी रीजन फॉर बी स्टूडेंट्स। आपका बी का बल्ब लाइट क्यों नहीं हो रहा है? यस, second wire are okay, very good, second wire is broken. Kadambari, anyone else? Connection is broken, very good Vinit. Anything else? Because wire is broken, yes, very good. Vedant, Vishal, Ayush, excellent. यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका कनेक्शन ब्रोकन है, तो ऑब्वियसली, यस, वेरी गुड आयुष मेहता, तो यहाँ पे आपका कनेक्शन जब कंप्लीट नहीं है तो आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। सी का केस भी सेम है, यहाँ पे ऊपर कनेक्शन ब्रोकन है, राइट, टू साइड्स इट्स आर ब्रोकन, वेरी गुड, यस। ओके, यहाँ पे भी थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे भी फर्क है, तो बेसिकली यहाँ पे ये ग्लो नहीं होगा। अब ये डी फिगर में दोनों, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। यस, फर्स्ट वायर इज ब्रोकन, कादम्बरी, इन सी डायग्राम। नाउ टेल मी अबाउट डी स्टूडेंट्स। यहाँ पे भले नहीं कनेक्टेड है, लेकिन दोनों भी जो है वो इधर कनेक्टेड है ना, तो ग्लो होना चाहिए। क्यों नहीं ग्लो हो रहा है? एक पॉइंट को कनेक्टेड है, यहाँ पे ग्लो क्यों नहीं हो रहा है? दोनों वायर जो है वो एक पॉइंट को कनेक्टेड है ना, बैटरी को कनेक्टेड है, बल्ब को भी अच्छे से कनेक्टेड है। वेरी गुड विशाल, एक्सेलेंट, वेरी गुड आयुष। Vishal has given us one hint. Kadambari, good, very good. Vishal has given us a hint. कोई बता सकता है? The reason is that आपके इलेक्ट्रिक सर्किट की कंडीशन क्या बोलती है? आपका एक वायर पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट होना चाहिए और दूसरा वायर नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट होना चाहिए।
दोनों भी पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होते हैं। यस, उसके लिए आपका नेगेटिव टर्मिनल भी कनेक्ट होना चाहिए। दोनों अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट होते हैं तो आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। दिस इज अ साइन ऑफ इनकम्प्लीट सर्किट। ओके, फिर भले ही आप अपने वायर को ई डायग्राम में और ए डायग्राम में क्या डिफरेंस है, ये तो प्रॉपरली एक ही जगह से कनेक्ट है। फिर ई डायग्राम में भले आप अपने वायर को थोड़ा सा एक्सचेंज कर लो, ओके, ऊपर नीचे एक्सचेंज कर लो, लेकिन अगेन इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन, अगेन योर सर्किट इज कंप्लीटेड. So your diagram A and diagram E shows that your circuit is completed. Okay, दोनों भी पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्टेड है। A में भी पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन है और E में भी पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन है, तो आपका सर्किट कंप्लीट है। और आपका B, C और D फिगर में आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसलिए आपका बल्ब जो है ग्लो नहीं हो रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स यू हैव टू टेक डाउन द होमवर्क फॉर टुडे। आपका होमवर्क ये है कि आपको ये वाला सम सॉल्व करना है। कहाँ गया? हमने ओम्स लॉ का किया था एग्जाम्पल। दिस एग्जाम्पल यू हैव टू सॉल्व, पुट इट ऑन अ गूगल क्लासरूम, है ना। सॉल्व द सम जैसे कि हम सॉल्व करते हैं, गिवन टू फाइंड, फॉर्मूला डाल के अच्छे से कैंसलेशन करके, बिल्कुल आपको उसी तरीके में आपको ये सम सॉल्व करना है। ओके, दिस इज योर होमवर्क स्टूडेंट्स। Shall we wind up here? Shall we stop our session today? It's already 8:30. All the best, students. Bye, everybody. Bye. Okay, I'll give it. I'll give it. Chalega. I'll give it. Bye, everybody. Bye, bye, bye.